नमस्कार। आज हम एक ऐसे टॉपिक पर बात करने वाले हैं जो प्रतियोगी परीक्षाओं के लिहाज से बहुत बहुत जरूरी है। हिरासत में हिंसा यानी कस्टोडियल वायलेंस। ये टॉपिक न सिर्फ मानवाधिकारों के लिए अहम है बल्कि शासन और कानून व्यवस्था से जुड़े आपके जवाबों को भी एक नई धार देगा। तो आज का हमारा सफर कैसा रहेगा? सबसे पहले हम देखेंगे सत्तंकुलम मामले को, फिर हिरासत में मौत क्या होती है इस कॉन्सेप्ट को समझेंगे, कुछ चौंकाने वाले आंकड़ों पर नजर डालेंगे, समस्या की जड़ों तक जाएंगे, न्यायिक सुधारों को देखेंगे और आखिर में कुछ मुख्य बिंदुओं और प्रैक्टिस सवालों के साथ इसे पूरा करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो चलिए सबसे पहले एक ऐसे केस से शुरू करते हैं जिसने हाल ही में इस पूरे मुद्दे को फिर से सुर्खियों में ला दिया था। ये एक ऐसा मामला था जिसने वाकई पूरे सिस्टम को हिला कर रख दिया। सत्तमकुलम केस। यहाँ जो फैसला आया उसने एक बहुत ही कड़ा संदेश दिया। सोचिए, 9 पुलिसकर्मियों को मौत की सजा। ये फैसला साफ तौर पर दिखाता है कि जब कानून के रखवाले ही भक्षक बन जाएं तो जवाबदेही तय करने के लिए सबसे कठोर कदम भी उठाए जा सकते हैं। अच्छा, तो अब सवाल ये उठता है कि जब हम कस्टोडियल डेथ या हिरासत में मृत्यु कहते हैं तो इसका असल में मतलब क्या है? चलिए इसकी परिभाषा को ठीक से समझते हैं, क्योंकि ये आपके एग्जाम के लिए बहुत ही जरूरी है। तो देखिए, इसकी सीधी परिभाषा ये है, जब कोई व्यक्ति स्टेट की कस्टडी में मतलब पुलिस या जुडिशियल कस्टडी में है और उसकी मौत टॉर्चर, उत्पीड़न या फिर लापरवाही की वजह से हो जाती है। एक बात पे ध्यान दीजिएगा, इसमें सिर्फ टॉर्चर ही नहीं बल्कि लापरवाही मतलब नेग्लिजेंस भी शामिल है। और ये पूरा कॉन्सेप्ट ये सीधे सीधे हमारे संविधान के एक बहुत ही अहम मौलिक अधिकार से जुड़ा है। जी हाँ, अनुच्छेद 21, जो हमें जीने और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार देता है। इसे हमारे संविधान का दिल भी कहते हैं। और ये अधिकार किसी व्यक्ति से तब भी नहीं छीना जा सकता जब वो हिरासत में हो। तो अब ये तो समझ आ गया कि ये एक गंभीर मुद्दा है, पर सवाल ये है कि ये समस्या कितनी बड़ी है। चलिए कुछ आंकड़े देखते हैं, और यकीन मानिए ये आंकड़े एक बहुत ही डरावनी कहानी बताते हैं। देखिए, हाल के फाइनेंशियल ईयर का ही आंकड़ा है 170 मामले। ये नंबर हमें बताता है कि इतने सारे न्यायिक हस्तक्षेपों के बाद भी जमीनी हकीकत बदलने में अभी भी एक लंबा रास्ता तय करना है। और जब हम इसे राज्यों के हिसाब से देखते हैं तो एक और पैटर्न दिखता है। आप देख सकते हैं कि बिहार और राजस्थान जैसे राज्यों में ये आंकड़े सबसे ज्यादा हैं। इससे यह भी पता चलता है कि ये समस्या कुछ राज्यों में ज्यादा गंभीर है। लेकिन जो आंकड़ा शायद सबसे ज्यादा परेशान करने वाला है वो ये है, पिछले 5 सालों में सोचिए सिर्फ एक मामले में अनुशासनात्मक कार्यवाही हुई। सिर्फ एक। ये तो सीधे सीधे जवाबदेही की भारी कमी को दिखाता है। एक तरह का कल्चर बन गया है कि कुछ भी कर लो, सजा तो होगी नहीं। तो आखिर ऐसा होता क्यों है? क्या ये सिर्फ कुछ खराब पुलिस वालों की वजह से है? नहीं, इस समस्या की जड़ें बहुत गहरी हैं, हमारे सिस्टम में हैं। चलिए उन कारणों को समझते हैं। और इसकी जड़ें हमें ले जाती हैं ब्रिटिश राज में। 1861 का जो इंडियन पुलिस एक्ट था वो असल में जनता की सेवा के लिए नहीं बल्कि उन पे कंट्रोल रखने, उन्हें दबाने के लिए बनाया गया था। और दुख की बात यह है कि वो औपनिवेशिक मानसिकता आज भी हमारे पुलिस सिस्टम में कहीं ना कहीं जिंदा है। तो कुछ और बड़े कारणों को देखें। पहला तो है पूछताछ के पुराने अवैज्ञानिक तरीके। फिर आता है एक कानूनी खालीपन, मतलब एक लीगल वैक्यूम। देखिए, भारत ने अब तक UNCATT यानी यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन अगेंस्ट टॉर्चर को रैटिफाई नहीं किया है। और फिर है एक तरह का संस्थागत संरक्षण, CRPC की धारा 197। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। इसके तहत पुलिस समेत किसी भी पब्लिक सर्वेंट पर मुकदमा चलाने के लिए सरकार से मंजूरी लेनी पड़ती है, जो मिलना बहुत मुश्किल होता है। और आखिर में ट्रेनिंग और संवेदनशीलता की कमी तो है ही। अब जब सिस्टम में ऐसी खामियां हों तो उम्मीद की किरण कहां से आती है? हमारी न्यायपालिका से। इंडियन जुडिशरी ने इस मामले में कई बार आगे बढ़ के ऐतिहासिक कदम उठाए हैं। ये टेबल आपके लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी है। इसमें 3 सबसे अहम केस हैं। पहला DK बसु बनाम पश्चिम बंगाल, जिसने गिरफ्तारी के 11 गोल्डन रूल्स दिए। दूसरा प्रकाश सिंह केस, जिसे पुलिस रिफॉर्म्स की नींव माना जाता है। और तीसरा परमवीर सिंह सैनी केस, जिसने देश के हर पुलिस स्टेशन और जांच एजेंसी के ऑफिस में CCTV लगाना अनिवार्य कर दिया। लेकिन सिर्फ गाइडलाइंस दे देना ही काफी नहीं होता। असल चुनौती है उन्हें जमीन पर लागू करने की। आज भी कई थानों में CCTV या तो काम नहीं करते या बंद रखे जाते हैं। न्याय मिलने में सालों लग जाते हैं और इसका सबसे बुरा असर समाज के हाशिए पर मौजूद लोगों पर पड़ता है। तो अब आगे का रास्ता क्या है? इस पूरी चर्चा से हमें क्या सीखने को मिला? एग्जाम के लिए कौन से पॉइंट सबसे जरूरी हैं?
चलिए अब उसका एक सार देखते हैं। अगर आपको अपने एग्जाम के उत्तर में समाधान लिखने हों तो ये 5 पॉइंट्स आपके बहुत काम आएंगे। सबसे पहले तो एक मजबूत एंटी टॉर्चर कानून बनाना। दूसरा, जांच के तरीकों को मॉडर्न और साइंटिफिक बनाना। तीसरा, जांच की आज़ादी सुनिश्चित करना। चौथा, डिजिटल टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके जवाबदेही तय करना। और पांचवा, पुलिस को मानवीय ट्रेनिंग देना। चलिए अब एक फटाफट रिवीजन करते हैं उन कीवर्ड्स का जो आपको बिल्कुल याद रखने हैं। अनुच्छेद 21, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता। सत्तंकुलम मामला, एक ऐतिहासिक फैसला। डीके बसु गाइडलाइंस, गिरफ्तारी के नियम। यूएनसीएडी, जिसे भारत ने अभी तक रेटिफाई नहीं किया है। और सीआरपीसी की धारा 197, अभियोजन के लिए सरकारी मंजूरी। तो चलिए अब जो कुछ भी हमने सीखा है उसे एक प्रैक्टिस क्वेश्चन से टेस्ट करते हैं। पहला सवाल, डीके बसु बनाम पश्चिम बंगाल राज्य का मामला मुख्य रूप से किस चीज से जुड़ा हुआ है? और ये रहा दूसरा सवाल, सीआरपीसी की वो कौन सी धारा है जो हिरासत में हुई मौतों की जांच में एक तरह का संस्थागत संरक्षण देती है? हमने अभी इस पर बात की थी, याद करने की कोशिश कीजिए। और आखिर में एक सवाल मैं आपके लिए छोड़कर जा रहा हूं, जिस पर जरूर सोचिएगा। क्या सिर्फ कठोर सजा दे देना ही इस समस्या का एकमात्र समाधान है, या फिर असली जरूरत हमारी पुलिस व्यवस्था में बसी उस औपनिवेशिक, उस कॉलोनियल माइंडसेट को बदलने की है? इस पर विचार जरूर कीजिएगा।